सभी दर्शकों को नमस्कार। करियर टॉक्स के इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। करियर टॉक्स ये श्रृंखला शुरू करने के पीछे हमारा एक छोटा सा मकसद है। कई बार हम लोग स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि आपको क्या करियर करना है, तो वो लोग सिर्फ एक शब्द में या एक वाक्य में बता देते कि हमें ये बनना है। तो वो उस करियर के बारे में उन्होंने किसी से सुना होता है या कोई उनके परिवार से होता है या कहीं तो उन्होंने पढ़ा होता है, तो उनको सिर्फ उस करियर के बारे में सिर्फ नाम पता होता है। लेकिन वो करियर में एक्चुअली क्या किया जाता है या उसमें काम क्या होता है, उस करियर तक पहुंचने की या उस पद तक पहुंचने की क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कोर्सेज कर सकते हैं या कैसे हम लोग उस करियर तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। उस वजह से क्या होता है कि कई बार लोग शुरू भी कर देते हैं, कोई कोर्स शुरू कर देते हैं या उस जर्नी में शुरुआत भी कर देते हैं। उसके बाद उनको समझ में आता है कि कुछ महीने बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद उन्हें समझ में आता है कि नो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो फिर मैं इसमें आगे बढ़ गया और अभी मेरा नुकसान हो गया। तो तभी वो इंसान जब वापस यू टर्न लेता है, तब उनके पैसे भी खर्च हो चुके होते हैं, उनका वक़्त भी खर्च हो चुका होता है और उनके एफर्ट्स, वो सभी खर्च हो जाते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि करियर टॉक्स एक ऐसा सेशन किया जाए जिसमें अलग-अलग एक्सपर्ट्स की राय हम जानें। वो उनके करियर में क्या-क्या काम करते हैं या वो उस करियर के उस मकाम तक कैसे पहुँचे, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सो दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट वे टू नो अबाउट दैट स्पेसिफिक करियर कि उसमें क्या ज़रूरी है और हमें अगर उसमें काम करना है या नहीं, या उसमें क्या-क्या किया जा सकता है, उसके बारे में हमें जानकारी लेने के लिए। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं दीपाली अकोलकर, स्मार्ट फन एक्टिविटी सेंटर पुणे से। हमारा एक मेन मोटो ये है दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड द होराइज़न ऑफ लर्निंग इन इंडिया। लर्निंग हमारे हिसाब से कोई भी समय पे, कोई भी उम्र में, कहीं से भी, कोई भी सोर्सेज़ से हो सकती है। तो आज हम लोग करियर के बारे बारे में ये श्रृंखला में जानेंगे अलग-अलग एक्सपर्ट्स के साथ। आज हमने आमंत्रित किया है एक एस्ट्रोनॉमर को, एक साइंटिस्ट को। कई बार हम लोग सोचते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें साइंटिस्ट बनना है या हमें एस्ट्रोनॉमर बनना है, लेकिन उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करे, कहाँ से सीखे। सो उसलिए हमने ये एक हमने प्रकाश जी से बात की कि प्रकाश जी कुछ हमें इस बारे में मार्गदर्शन कर सके। प्रकाश जी ने निस्सार प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, नासा, इसरो के साथ। उनका काफ़ी बड़ा प्रोफाइल भी है। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँगी। बहुत डिटेल में बताने के लिए ये शायद टाइम कम पड़ जाए। उनका बहुत बड़ा प्रोफाइल है, तो आइए थोड़ा जानते हैं उनके बारे में। ही इज़ वर्किंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, taking lectures for the subject of science and astronomy around India, doing projects for ISRO and DRDO, worked with the camera team of Mangalyaan, Mars mission, India के लिए. First person who made a working mini submarine in India. Third successful hovercraft maker in India. Delivered numerous lectures around the country. Worked for NISSAR projects, for NASA and ISRO. Submitted analysis report about aliens to NASA. Named one crater on Mars. Completed mechanical engineer and many more. अब मैं क्या क्या बताऊं सर के बारे में, बहुत कुछ है हमें जानने के लिए, बहुत कुछ हम लोग उनसे सीख सकते हैं। मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा बोलने से अच्छा हम लोग सर के पास से ही जानकारी लेते हैं कि हम इसके बारे में और क्या-क्या जान सकते हैं आज आपसे। नमस्कार सर। नमस्ते। आज हम लोग आपसे आपके करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे। मैंने संक्षिप्त में एक इंट्रोडक्शन दिया है आपका, लेकिन मेरे ख्याल से दर्शकों को आपसे ज़्यादा जानने में बहुत रुचि है, बहुत मज़ा आएगा उनको ये सब जानने में कि आप इतने अच्छे लेवल तक, इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुँचे।
तो पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये करूंगी कि आपका अभी जो डेजिग्नेशन है वो किस सेक्टर में है, किस फील्ड में आप काम करते हैं? मुझे पता है लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया सबके सामने मुझे। एंड सबसे बड़ी चीज़ ऐसी है कि मुझे खुशी होती है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में आकर लोगों के बीच अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे बारे में या इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कैसे अप्रोच किया जा सकता है। बच्चे जो आजकल पढ़ाई करते हैं, जी तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि स्टडी काउंसलर्स नहीं होते थे, करियर गाइडलाइंस देने वाले लोग नहीं होते थे। एंड जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की। हमारी फीस हुआ करती थी 1 तो इस तरह के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करने के बाद एंड इस तरह के लेवल को अप्रोच करना, ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। जी तो हमने जब पढ़ाई की, सबसे पहले तो हमने 10th कंप्लीट किया। तब तक एक गोल ऐसा होता था कि भाई हमें कुछ बनना है, क्या बनना है ये नहीं पता होता था। लेकिन जब मैंने 11th 12th साइंस कंप्लीट किया, तो इन बिटवीन काफी सारे ऐसे टीचर्स प्रोफेसर्स ऐसे मिले, जिन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव चीजें हैं या फील्ड है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। धीरे धीरे पहले से ही एक मेरा माइंड सेटअप था कि डिजाइनिंग में मैं बहुत मतलब मुझे लगाव था, तो मेरा बहुत ही रुचि हुआ करता था। तो एक डिजाइनर बनना मेरा एक ख्वाब था, एक मेरा गोल था। लेकिन मुझे वो डिजाइनर वाला गोल कहाँ ले जाएगा ये नहीं पता था, या मुझे कहाँ जाना ये नहीं मालूम था। तो देन धीरे धीरे हम लोग 12th कंप्लीट किए एंड देन इंजीनियरिंग की इच्छा थी पहले से ही, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। एंड देन फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इंजीनियरिंग, धीरे धीरे इस तरफ हमें मुड़ना है। जी। तो जी। हमारा अगला सवाल ये है कि हाउ डिड यू डिसाइड टू टेक अप दिस करियर? आप अभी एक एस्ट्रोनॉमर है, एक साइंटिस्ट है, तो आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कब सोचा कि कैसे या ये करियर में जाया जाए, या कब आपको ख्याल आया कि नहीं मुझे ये बनना है? Actually, 2006 is my pass out year, and after getting pass out, I got my first job. एक प्राइवेट कंपनी में मैंने जॉब किया एज अ डिजाइन इंजीनियर। एंड देन मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम SVNIT सूरत। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग, आगे पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट उतना अच्छा नहीं था, तो आगे नहीं पढ़ पाया। लेकिन मुझे जॉब मिल गई अच्छे से, एंड मैंने जॉब किया एक प्राइवेट कंपनी। एंड आफ्टर 1 ईयर काफी स्ट्रगल हुआ जॉब में भी। एंड देन आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक इनटू ऑटोडेस्क कंपनी। ऑटोडेस्क कंपनी एक यूएसए बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ पर मुझे एज अ डिजाइन इंजीनियर वहाँ पर जॉब मिला। एंड वहाँ पर मैंने 3 साल काम किया। आफ्टर दैट मैं कंटिन्यूसली अप्लाई कर किए जा रहा था इसरो, डीआरडीओ या मिनिस्ट्री में, कि कहीं ना कहीं मुझे अप्रोच मिल सके। काफ़ी लोगों ने मुझे गाइड किया कि, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, तब हमें आइडिया आता है कि इस तरह के जोन्स पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं 2006 या 2007 की बात करूं, तो तब अगर किसी को डिजाइनिंग के फील्ड में आगे बढ़ना हो तो लोगों को अजीब लगता था। सो ऐसे में करियर डेवलप करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आफ्टर गेटिंग फ्यू इयर्स गाइडलाइंस, मुझे इसरो में पहला ब्रेक मिला चंद्रयान 1 के तौर पे। एंड और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने वहाँ पर किए, जहाँ पर मेरा रोल होता था डिजाइनिंग करना। हम लोग आउटसोर्स भी करते थे प्रोजेक्ट्स, एंड देन डिजाइनिंग कंप्लीट करके हमें इसरो को सबमिट करना होता। तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स होते थे।
एंड देन काफी सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए अहमदाबाद इसरो के साथ एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री इंडिया में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एंड और भी काफी सारी जगह पर हमने काम किया। देन धीरे धीरे इस जोन में हमने काफी सारा वर्कआउट करने के बाद 3 साल मेरे यहाँ पर कंप्लीट मैंने किए, जहाँ पर मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे मिला मंगलयान के तौर पे। तो इस तरीके से हमने इस जोन तक अप्रोच किया एंड मुझे काम आगे मिलते गए मेरे काम को देखकर। सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपको आपके ड्रीम करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला और बहुत अच्छा मौका भी मिला। अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। डिड यू टेक अ फॉर्मल ट्रेनिंग और कॉलेज डिग्री इन द करंट फील्ड दैट यू आर वर्किंग? आपने अभी बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हमें कुछ साइंटिस्ट बनना है तो हमें कोई अलग से कोर्स करना पड़ता है, या अगर हमें एस्ट्रोनॉमर बनना है तो कोई अलग से कोर्स करना पड़ता है। सो ऐसा कुछ है, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, या ऐसे कोई स्पेसिफिक कोर्सेज आपने किए, या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे तो अगर आज के डेट में किसी भी बच्चे को पूछा जाए कि आपको क्या बनना है, और अगर उस बच्चे ने कहा मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो एस्ट्रोनॉमर तो बहुत कम लोग ही बोलते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कई बच्चे बोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के बारे में काफी लोगों को पता नहीं है कि साइंटिस्ट कितने तरह के होते हैं। जी। जैसे मेरे काम के साथ साइंटिस्ट का डेजिग्नेशन क्यों बढ़ता है, काफी लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई साइंटिस्ट का डेजिग्नेशन आता कैसे। एंड इसके लिए जैसे आपने अभी पूछा, तो बेसिकली होता ये है कि जब हम किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, आई अगेन सेइंग दिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हम लोग कुछ नई चीजें क्रिएट करते हैं, नई चीजें ढूंढते हैं। तो जो व्यक्ति कुछ नया क्रिएट कर रहा है, कुछ नया इनोवेट कर रहा है, कुछ नई चीजें बना रहा है, तो ऐसे डेजिग्नेशन में उसका साइंटिस्ट का डेजिग्नेशन आता है। तो जब हमने ऐसे जोन में हम एंटर हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट मैंने डिजाइनिंग वाले सेक्शन में मैंने काम किया है। जैसे हमने जो एनिमेशन होते हैं डिजाइनिंग में, 2Ds एंड 3Ds डिजाइनिंग होते हैं, जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आता है, 3D मैक्स आता है, माया सॉफ्टवेयर आता है, देन रेविट सॉफ्टवेयर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हमने पहले सीखे। एंड ऑटोडेस्क कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डिजाइनिंग से बेस्ड हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस तरह के सॉफ्टवेयर सीख सकता है। टेक्निकल टर्म्स इस सॉफ्टवेयर में आते हैं, और इन्हें सीखने के बाद आप इस तरह के जोन में अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी पढ़ाई का एक बेस होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया एंड देन मैंने ये एक्स्ट्रा करिकुलम्स में मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने उन चीजों को सीखा, उसमें मैंने समय दिया, और फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में आगे कदम बढ़ाए। तो ये कुछ चीजें बहुत जरूरी है। बिना आप ये बेस क्रिएट किए आप इस तरह के जोन्स में नहीं पहुंच पाए। जी, सही बात है। सही कहा। बेस अगर हमें पता होगा तो इस बारे में अगर हमें बेस पता है तो डिजाइनिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं या कुछ एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी अगर डिजाइन करते हैं तो एटलीस्ट उनको साइंस, उसके पीछे का साइंस पता होना जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। आर यू वर्किंग इन द सेम फील्ड ऑफ विच यू स्टडीड, या आपने कभी आपका करियर पाथ चेंज किया, और अगर चेंज किया तो क्यों किया? जी, एक्चुअली अभी राइट नाउ मैं इसरो के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ। राइट नाउ आई एम सेटल डाउन इन सूरत, गुजरात, बिकॉज आफ्टर माय फादर, मतलब मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा करने में मुझे बहुत दिक्कत होने लगी, तो मुझे सेटल डाउन होना पड़ा। तो अभी मैं आउटसोर्स करता हूँ। जब भी प्रोजेक्ट्स मुझे अवेलेबल होते हैं, मुझे मिलते हैं, मुझे अप्रोच किया जाता है, तो तब मैं जोन्स में जाता हूँ। अदरवाइज अभी मैं सेटल डाउन हूँ यहाँ पर। तो जैसे पहले वहाँ पर मैं रहता था या ट्रैवलिंग बहुत होता था, दिल्ली एंड अहमदाबाद, इसलिए मेरा जोन अहमदाबाद इसरो में हुआ था। तो अभी उस तरह से नहीं होता है। अभी मैं उनके एक्सपर्ट पैनल में रहता हूँ। जैसे नेशनल न्यूज चैनल्स में मैं एक्सपर्ट पैनल्स में मैं बैठ सकता हूँ ऑफिशियली, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। तो ये सब जोन्स मुझे अभी मिले हुए हैं जहाँ पर मैं
बात करता हूँ, कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में कंडक्ट करता हूँ, थीसिस में लिख सकता हूँ, एंड ऑफिशियली उनके लिए मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल मेरी खुद की कंपनी है सूरत में, इट्स कंस्ट्रक्शन बेस्ड एंड डिजाइनिंग कंपनी है मेरी खुद, जहाँ पर काफी सारे स्टाफ मेंबर्स हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 32 मेंबर्स ऑफ स्टाफ, तो दे ऑल आर इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। एक अच्छी सी कंपनी है, तो काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विथ इसरो एंड DRDO, बट पार्शियली। अच्छा, अच्छी बात है। यानी आप एक साथ दो दो प्लेटफॉर्म पे, दो दो जगह पर बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं। आप अब आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। What did you want to achieve with your this career? Is this your dream career? या डेफिनेटली, जब हमें हमारा ड्रीम, हमारा गोल बहुत क्लियर होता है, तो उसे अचीव करना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता मेरे हिसाब से। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। लेकिन आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हमें मालूम हो जाए कि एग्जैक्टली हम किस दिशा में हमें बढ़ना है, तो काफी कुछ इजी हो जाता है। मैंने जैसे कहा कि मुझे एक डिजाइनर बनना बहुत अच्छा लगता था, मुझे डिजाइनिंग बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ऐसे जोन में भी वही सेक्टर चुना, और मुझे मेरा बेस्ट जहां पर मैं दे सकता हूँ, मैंने मेरा वो बेस्ट पार्ट मैंने जान लिया था कि मैं डिजाइनिंग में मुझे कोई बीट नहीं कर सकता उस तरीके से। तो मैंने अपना बेस्ट वहीं पर फोकस किया और मैं उस तरीके से आगे बढ़ा। एंड मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आपका बेस्ट कौन सा टैलेंट है, आपके अंदर सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, आपको वो जानना पड़ेगा सबको, तभी आप उस जोन में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, तो दिस इज रॉन्ग। बिकॉज साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो मल्टीटास्किंग नाम की चीज होती ही नहीं। आप जब मल्टीटास्किंग की बात करेंगे तो कहीं पर भी प्रॉपर फोकसिंग नहीं हो पाएगा। तो बेटर टू गो विथ सिंगल फोकस जोन। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं दोनों जगह पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करता हूँ, तो तब मैं मेरे कंपनी को पायलट मोड पे छोड़ता हूँ। मेरे नीचे मैनेजर्स होते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं, तब मैं मेरे कंपनी की तरफ फोकस नहीं करता। तो आप, मेरा एक ही सजेशन है सबको, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, आप किसी भी चीज पे काम करें, वो छोटा बड़ा कुछ भी, बट फोकस ऑन द सिंगल फ्रेम, अदरवाइज आपका वर्क जो है अप टू द मार्क नहीं हो सकता, 100% नहीं देता। जी, सही बात है। तो अभी हम लोग और एक बात जानना चाहेंगे कि आपका सॉरी अच्छा, अब हम लोग और एक बात ये जानना चाहेंगे कि आपका डिजाइनिंग फील्ड और इसरो या एस्ट्रोनॉमी कैसे रिलेटेड है? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है। मैं जो जॉब करता था वहां पे मैंने जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स टेक ओवर किए थे, दैट इज बेस्ड ऑन डिजाइन। जैसे अटैचमेंट्स डिजाइन करना, फिर बहुत सारी चीजें डिजाइन होती है, छोटी छोटी चीजें डिजाइन होती है, तो वो चीज अलग है। एंड एस्ट्रोनॉमी इज अ डिफरेंट टास्क। एस्ट्रोनॉमी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टेलीस्कोप है। ये मेरा सबसे पहला टेलीस्कोप है जिसे मैंने संभाल के रखा है अभी तक, एंड स्टिल आई एम यूजिंग दिस थिंग। तो टेलीस्कोप मेरे लिए एक ऐसी चीज थी कि जब आपको मतलब बियॉन्ड द यूनिवर्स देखना हो, आपको इस अर्थ के बाहर कुछ देखना हो, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने टेलीस्कोप परचेज किया खुद, जब मैं जॉब करता था खुद पैसे इकट्ठे किए और टेलीस्कोप परचेज किया। उस टाइम पे टेलीस्कोप परचेज करना इज लाइक वेरी बिग थिंग, और मुझे जितना मालूम वो बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा कर करके टेलीस्कोप परचेज किया गया। तो यहाँ से मेरा हॉबी शुरू हुआ, लेकिन ये हॉबी धीरे धीरे एक प्रोफेशन कह लीजिए, या तो फिर एक ऐसा पैशन कह लीजिए कि जहाँ से ये नॉलेज स्प्रेड होना शुरू। एक समय में क्योंकि मैं पहले से ही ऐसे जोन में कनेक्टेड रह चुका था, इसरो एंड DRDO, वहाँ पे साइंटिस्ट से मिलना, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स से मिलना, इन सब से मिलना बहुत आम बात हो गई थी। तो वो चाहे हमारे कंट्री के बाहर के, तो मिलना जुलना होता था, शेयरिंग होती थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से नॉलेज जोन जो है बहुत लगा कि हमें क्यों ना इसे
स्प्रेड किया जाए, इसे नॉलेज को शेयर किया जाए। तो मैं सेमिनार्स कंडक्ट करने लगा। मैं पूरे कंट्री में जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर आईआईटी कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, स्कूल्स में तो चले जाता था। एंड देन वहाँ पर मैं सेमिनार कंडक्ट करके लोगों को अपने नॉलेज के बारे में बताता था या ये नॉलेज शेयर करता था। तो इस तरह से मेरा ये हॉबी एक तरह से पैशन भी बना, एंड देन इसके जरिए मैंने नॉलेज भी शेयर किया। तो मैं एएसआई मेंबर भी हूँ, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोनॉमर की तरह आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को शेयर करने का मौका मिला। एंड काफी बच्चों को या काफी बड़ों को एक वे देने का मौका मिला कि भाई ये भी एक सेक्टर है, आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं। सो द बोथ आर डिफरेंट थिंग, माय डिजाइनिंग सेक्टर रिगार्डिंग दिस सिस्टम एंड दिस एस्ट्रोनॉमी पार्ट। जी, सही कहा। कई बार बच्चे या बड़े कुछ ऐसे उनके जो टैलेंट होते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं इसमें मुझे आगे कुछ स्कोप मिलेगा या नहीं। तो जो हम लोग जानते हैं और जो हम लोग करना चाहते हैं उसकी तरफ उन दोनों को मिलाकर हम लोग कुछ करियर डेफिनेटली कर सकते हैं। और उसके बारे में जब हम लोग हमारी नॉलेज एंड टैलेंट या नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज हम लोग गेन कर सकते हैं, स्किल हम लोग गेन कर सकते हैं, टैलेंट हमारा ऑलरेडी होता है, जो इनबॉर्न होता है वो टैलेंट, वो सब अगर हम लोग मिला के किसी करियर की तरफ आगे बढ़े तो डेफिनेटली कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा आउटकम आएगा। एंड डेफिनेटली दैट विल बिकम समथिंग वेरी डिफरेंट। अब हमारा अगला सवाल है कि व्हाट स्किल्स यू सजेस्ट आर टू बी डेवलप्ड इन दिस फील्ड। ये फील्ड में आने के लिए कौन से स्किल्स जरूरी है और वेयर कैन वन गेट सपोर्ट और एडवाइस फॉर इट। यानी अगर कोई स्किल, स्पेसिफिक स्किल अगर इसके बारे में कुछ चाहिए तो वो कहाँ से मिल सकेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। फिर से दोहराती हूँ कि इस करियर के लिए कोई स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है जो हमें डेवलप करनी चाहिए, और अगर कोई स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए तो उसके बारे में सपोर्ट या एडवाइस हमें कहाँ से मिल सकती है। कि आपका जो बेस है, अगर आप इंजीनियरिंग सेक्शन से आप आगे बढ़ते हैं तो आप जिस भी सेक्टर में है उसमें मेजरली देखिए मैकेनिकल अगर हो तो सबसे बढ़िया है। अभी कुछ कोर्सेज ऐसे भी आए हैं लाइक मेकाट्रॉनिक्स करके भी कोर्सेज आए हैं जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का मर्जिंग हुआ है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप आगे बढ़ सकते हैं। देन आप अगर बीएससी में जा रहे हैं यानी बैचलर्स या मास्टर्स में जा रहे हैं तो आप साइंस में जैसे फिजिक्स या मैथ्स को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स, ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां आप स्टडीज करने के बाद आपका एक बेस क्रिएट होता है, लेकिन ये बेस उतना इनफ नहीं होता। इसके साथ साथ हमें कुछ चीजों को और ध्यान रखना पड़ता है। लाइक मैं जैसे कि मैंने कहा मुझे डिजाइनिंग बहुत पसंद है, तो मैंने डिजाइनिंग को लेकर मैंने सबसे पहले देखा कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, वैलिड प्लेटफॉर्म है जहां से मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ। तो मैंने ऑटोडेस्क जैसे मल्टीनेशनल कंपनी को चुना। तो इस तरह के हर सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड वाइड ऑथराइज होते हैं, आप सबसे पहले तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि लोकल में जो लोग हैं उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल क्या है। तो बच्चों को ये सर्फिंग करना पड़ेगा। देखिए आज तो इंटरनेट का जमाना है, गूगल करने से बहुत कुछ मिलता है। और आजकल काउंसलिंग का भी जमाना है, काफी लोग ऐसे हैं जो काउंसलिंग कर रहे हैं आजकल। एंड हो सकता है अपना ये वीडियो देखकर, हमारा ये वीडियो देखकर भी काफी लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो हमें ऐसा जोन ढूंढना पड़ेगा कि आप लोकल जोन में से ट्रेन हो रहे हैं, आप नेशनल लेवल के जोन में से ट्रेन हो रहे हैं, या आप इंटरनेशनल लेवल के जोन में से ट्रेन हो रहे हैं। तो इन सब का फर्क पड़ता है। तो मैंने पहले सर्च किया कि जोन, बेस्ट जोन क्या है, तो मैंने इंटरनेशनल जोन को चुना। एंड देन वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा जो जोन था वो बहुत स्ट्रांग होने लग गया था। जोन आपका स्ट्रांग बन जाएगा तो आपको फ्रंट स्टेप ही मिलेंगे, आपको वे जो है वो खुला मिलेगा। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप जोन बना रहे हो, और अभी तो क्या है, अभी आफ्टर 6th स्टैंडर्ड या आफ्टर 8th स्टैंडर्ड इस तरह के जोन्स डेवलप हो सकते हैं।
बच्चे अभी इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई में जा सकते हैं, ऐसे जोन्स अवेलेबल हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा स्टडी किया जाए जोन्स को लेकर, अपना गोल क्या है इस चीज को अगर थोड़ा सा सोच लिया जाए, आई थिंक बहुत पहले से अर्ली लेवल पर ही बच्चे जो है इस स्टेज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और जब तक वो लोग 12th कंप्लीट करेंगे तब तक आई थिंक 20 to 30% उन लोगों का वे जो है वो क्लियर हो चुका होगा। जी। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही हमारे सूरत के ही दो बच्चों ने कुछ ऐसा मतलब ना अप्रिशिएट, ये बच्चों ने एक मूवमेंट करता हुआ प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फाइंड आउट किया। तो देखिए पैशन होना चाहिए उनको, उस शौक होना चाहिए, तभी अपना ये शौक जो है ये आगे बढ़ा सकते हैं। और जी। इसमें ऑब्वियसली पेरेंट्स का सपोर्ट अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। विदाउट सपोर्ट देखिए बच्चे कुछ नहीं कर पाए। तो मैं उन पेरेंट्स को भी ये सजेस्ट करूंगा कि आपके बच्चों के टैलेंट को समझें, उन्हें समझने के बाद उस दिशा में उनको बढ़ावा दें। एंड मैं तो कहूँगा रादर देन ओनली, मतलब आप बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आप बच्चों को उसका एडिक्ट बना रहे हैं, भाई वो एडिक्ट हो रहे हैं उसको। हम्म। और जब वो बच्चे टीनेजर, डू गिव देम दिस काइंड ऑफ टेलीस्कोप, आप बच्चों को टेलीस्कोप दे दीजिए, वो इसके एडिक्ट बन जाए। तो एक अच्छी चीज के एडिक्शन में अगर रहेंगे तो वो बच्चे गलत दिशा में भी नहीं जाएंगे, एंड वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। जी जरूर, सही बताया आपने। वो जो दो बच्चों के बारे में बताया उसमें उस वक्त पे कुछ आवाज ठीक से समझ में नहीं आई कि जो सूरत के दो बच्चे हैं जिन्होंने अभी कुछ ढूंढा, तो वो आवाज ठीक से आई नहीं, तो आप फिर से वो बताइए प्लीज। हाँ, वो दो बच्चों ने एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी सेशन में ये ढूंढ कर दिखाया था वर्ल्ड को कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर्स घूम रहे हैं, और वो प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर कौन सा डायरेक्शन में। तो ये दो बच्चों ने वहां से डिटेक्ट किया कि ऐसी कोई दो चीजें हैं जो वहां मूवमेंट कर रही, जो दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने शायद अभी तक नहीं देखा था। तो देखिए ये चीजें बहुत छोटी सी बात है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी बात, जी सही है। क्योंकि ये पैशन होना चाहिए। उन्हें सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, कुछ अच्छे गुरुओं का उनको गाइडलाइंस मिला, और बच्चों ने कुछ अच्छा करके दिखाया। तो जी आज ये बच्चों ने ऐसा काम किया है, कल को यही बच्चे और भी बड़ा काम करेंगे। तो इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जी, सही बात है, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। इस उम्र में अगर बच्चे कुछ ऐसा बड़ा कुछ खोज निकालते हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो उनको देखकर उनके आसपास वाले भी काफी सारे बच्चे इंस्पायर हुए होंगे, और काफी सारे बच्चों को मेरे ख्याल से तो अभी ये सुनने के बाद में काफी दूसरे बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। अब हमारा अगला सवाल ये है कि ये सेक्टर में आने के बाद कोई एक कंसिडरेबल पोस्ट यानी कंसिडरेबल डेजिग्नेशन तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए एक करियर के बारे में, ये करियर के लिए कंसिडरेबल पोस्ट इन द सेंस कि जिसमें उन्हें पैसा भी अच्छा मिले। कई बार लोग उसी बात से नाराज हो जाते हैं कि पैसे कम मिलते हैं। तो कंसिडरेबल पोस्ट इन द सेंस कोई ऐसा पोस्ट कि जहाँ पे उनको पैसा भी अच्छे से मिले, उनका लाइफ भी बैलेंस रहे, या जो भी ये जो दो तीन रिक्वायरमेंट्स जो बच्चे सोचते हैं, तो वैसा कुछ ठीक से मिल सके, वैसा कंसिडरेबल पोस्ट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं मेंशन करूँ कि ये पैसे के बच्चे तो कम ही सोचते हैं, पेरेंट्स ज्यादा सोचते हैं जी। कि भाई ऐसी जगह पर काम यहाँ से बच्चे को ज्यादा से पैसा मिले। तो ये साथ भी हो चुका है, क्योंकि उस था कि भाई भाई 8 घंटे की ड्यूटी हो, अच्छा खासा पैसा मिले, और लाइफ सेटल हो। लेकिन होता ये था कि उस टाइम पे सैलरी उतनी होती नहीं थी। लेकिन हाँ, जज्बा ऐसा होता था कि कंट्री के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा था। तो ऐसे में पैसे की तरफ देखने का उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन हाँ, आज के डेट में इसरो और डीआरडीओ हमारे कंट्री के जोन में बहुत फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं,
और ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ देखिए, अगर आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रांग नहीं है, आपका स्टडी बैकग्राउंड जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं, तो फिर हमारा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होने, मुझे ऐसा लगता है। तो सबको यही सजेशन दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतना स्ट्रांग बनाइए, उस हद तक स्ट्रांग रखिए कि आपको कोई पीछे ना हटा सके, या आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने को ना कहे कि भाई आपको इतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, इतना इतना ही आपको मिलेगा। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना ले कि आप सामने से अपना डिमांड रख सके कि भाई मैं इतना सैलरी लूंगा और मैं काम करूंगा, और सामने वाला तो इसके जोन पहले क्या था, इसरो एंड डीआरडीओ का प्रोग्रेस होता था, हो रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। लेकिन इसरो डीआरडीओ के काम के बारे में बता रहे थे। हाँ, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे और बहुत अच्छे से ये अपॉर्चुनिटी सामने आ रहे हैं कंट्री। तो आई थिंक अभी तो बहुत मतलब गोल्डन मोमेंट है बच्चों के लिए कि जहां पर बच्चे अपने आप प्लेटफॉर्म पे लेकर जा सकते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डेजिग्नेशन की अगर बात की जाए तो उसका लेवल जो है बहुत सारे हैं, स्टेजेस बहुत सारे हैं। आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड विद इसरो और डीआरडीओ लाइक प्लेटफॉर्म, हम लोग आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं साथ साथ, और ये पढ़ाई के साथ साथ आपका डेजिग्नेशन भी प्रमोट होता रहता है आगे। आप पहले तो मैं वही बता रहा था कि डेजिग्नेशन बहुत सारे हैं, प्लेसेस बहुत सारे हैं, सैलरी का अभी कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो आई थिंक अगर प्लेटफॉर्म आपका जोन अगर बहुत परफेक्ट है, स्ट्रांग है, तो आपको डेजिग्नेशन भी बड़े मिल सकते हैं। एंड सैलरी का अभी कोई लिमिटेशन है नहीं, तो सैलरी का इसमें अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे पैकेजेस अभी मिल रहे हैं। तो यहाँ एक इतना बड़ा करियर डेवलप हो सकता है। बस बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना बहुत जरूरी है, हर स्कूल में, हर जोन में, ताकि बच्चों को ये एक ऑप्शन के तौर पर मिले। और पेरेंट्स को भी इस जोन के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को पहले से इस जोन के बारे में बताया जा सके, ताकि वो इसके लिए प्रिपेयर हो। और ये एक ऐसा जोन है जहाँ बच्चा जो है अपने प्राइमरी स्कूल लेवल से इस जोन के लिए प्रिपेयर हो सकता है, राइट। तो ये वो वाली चीज नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर सेकंड क्लास से मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजेक्शन लगा दूंगा किसी को, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपको अगर एक एस्ट्रोनॉमर बनना है, या आपको एक साइंटिस्ट बनना है, या एक एस्ट्रोनॉमर, तो आप एक टेलीस्कोप परचेज कर सकते हैं, टेलीस्कोप से रिसर्च कर सकते हैं। एंड एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा प्रेजेंटेशन देता है एस्ट्रोनॉमी में, एक मतलब 6th स्टैंडर्ड का बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो यानी प्राइमरी लेवल से बच्चा प्रिपेयर हो सकता है, और जब तक वो अपना आपके 3 ऐसे क्वालिटीज के बारे में बताइए कि जो आपके ये करियर के लिए अच्छे साबित हुए, या ये करियर में आपके एक आपकी स्ट्रेंथ बन के रहे। ऐसे आपके कोई 3 क्वालिटीज बता सकेंगे? देखिए, बहुत सिंपल से क्वालिटीज है, बहुत स्पेशल कुछ भी नहीं है। मेरा प्रोफाइल देखकर कई बार लोग बोलते हैं ये मतलब से दुनिया कितना बड़ा बहुत चीज है। मुझे दूसरे आम बच्चों की तरह खिलौने तोड़ फोड़ करके नई चीजें बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता था। तो मैं नई नई चीजें क्रिएट करता था। हाँ, मैं सिर्फ सोचता नहीं था, मैं उन चीजों को क्रिएट करता था। ये डिफरेंट है। तो मैं सबको ये बताऊंगा कि आपके दिमाग में अगर कोई नई क्रिएटिविटी है, तो जस्ट डू दैट थिंग, क्रिएट दैट थिंग। डजंट मैटर कि साइज क्या है। आपको अगर एक स्पेस शटल बनाना है, अब छोटा सा स्पेस शटल बनाइए अगर आपके दिमाग में आया है, लेकिन आप बनाइए जरूर। बिकॉज आप अगर नहीं ट्राई करेंगे, नहीं बनाएंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिर्फ आपको किताब में पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिकल्स भी करना है। तो मैं हर वो चीज प्रैक्टिकल्स करता था जो मेरे दिमाग में आता था, चाहे वो रॉकेट खुद से बनाना हो, चाहे वो मतलब जैसा कि मैंने कहा होवर्क्राफ्ट, सबमरीन। तो ये सारी चीजें जब मेरे दिमाग में आई थी, तो आई एम जस्ट मैं क्रिएट करता था चीजें। और मेरे को ऐसा था कि भाई प्रैक्टिकली जब तक आप उसे क्रिएशन नहीं करेंगे, तो तब तक आप उसे समझेंगे नहीं। तो ये चीजें मेरे दिमाग में होती थी। डिजाइनिंग मुझे अच्छा लगता था, तो मैं हर वो नई चीजें जब भी रात को 3 बजे कुछ मेरे दिमाग में आया, तो मैं 3-4 बजे उठकर मैं डिजाइनिंग करने लग जाता था। एंड मैं शादीशुदा हूँ, तो आफ्टर मैरिज
जब मैं रात को अचानक से 3-4 बजे उठ के मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैं चीजें लिख रहा हूँ, तो माय वाइफ इज वॉचिंग में कि भाई ये क्या कर रहा है ये इंसान, मतलब ये सब चीजें होती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो पैशन है आप उसे पूरी तरीके से जिए, आप उसको अपना बेस्ट दें, अपने क्वालिटीज को, तभी आप निखर के बाहर आ सकते सही बात है, सही कहा। जब तक पैशन सिर पर चढ़े नहीं तब तक उसे पैशन कहे कैसे। जो आपने बताया कि 3-4 बजे आप उठ के करते थे, मेरे ख्याल से हर वो इंसान जो किसी न किसी चीज के बारे में पैशनेट है, उसके बारे में ये हर कोई कहता है कि वो इतने पैशनेट है कि वो बाकी सब भूल जाते हैं। तो अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस करियर। ऑफ कोर्स एडवांटेजेस काफी सारे हैं, बट कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग जो बाहर से इस करियर को देखते हैं, तो उनको कोई कोई बातें नजरअंदाज हो जाती है। तो आप आपकी तरफ से बताइए कि इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। हैं। डिसएडवांटेजेस बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि आप अपने कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो एक फील वो होता है कि मैं मेरे कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो टाइम जोन नहीं रहता। सबसे पहले कि आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ सकता है। और वो पूरे जज्बे के साथ काम होता है और सब लोग करते हैं काम उस जोन में। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद मुझे कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ा था, बिकॉज ट्रैवलिंग काफी होती थी, तो फैमिली को टाइम देने में थोड़ी दिक्कत होती थी कई बार। तो ये चीजें बहुत दिक्कत करती थी कि भाई कई बार महीने के महीने मतलब हमें प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर रहना पड़ता था, एंड फैमिली को टाइम देने में थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा सूरत। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आप कंट्री के लिए एक छोटा सा मतलब अपना हिस्सेदारी दे सक रहे हैं, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता था। तो ऐसे में ये डिसएडवांटेजेस थोड़े छोटे लगते थे, तो मैं इन्हें डिसएडवांटेजेस तो नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये है। और इसके और कुछ एडवांटेजेस जो आप इंटरनल होने की वजह से आप बता सके, जो बाकी के लोगों को पता है वो बारे में हम लोग बात नहीं करते, लेकिन जो और कई एडवांटेजेस कि इसके कुछ फायदे जो लोगों ने देखे नहीं है, सुने नहीं है, पता नहीं है उनको, वैसे भी कुछ बातें आप बताइए एडवांटेजेस के बारे में। देखिए, एडवांटेजेस ऐसे हैं कि आप इसरो में हैं, आप डीआरडीओ में हैं, तो आप एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पर सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में बात होती है, वहाँ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात होती है। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ये इंडियन प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन ये खुद में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। आज हम ऐसे लेवल पर आ चुके हैं जहां पर दूसरे कंट्रीज हमें आकर पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे एक ऐसे जोन में आगे बढ़ रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं धीरे। हमारे साथ ऐसे इतने बड़े बड़े नाम जुड़ चुके हैं, जैसे मैं कलाम सर का नाम लूंगा। मेरा उनसे मिलने का सौभाग्य हुआ था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं शायद वो पल कभी नहीं भुला पाऊंगा। सुनीता विलियम्स जी से मैं मिल चुका हूँ, तो वो मोमेंट्स भी मैं कभी भुला नहीं पा सकता। तो बेसिकली ये ऐसे जोन में आप आ चुके होते हैं ना कि आपको आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता, आप आगे ही बढ़ते जाओगे। आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे कि मैंने पहले से कहा था कि मुझे आगे बढ़ना अच्छा लगता था, मुझे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना अच्छा लगता था, मुझे यहाँ जोन्स मिले, तभी निसार प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा था। तो निसार प्रोजेक्ट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें अभी भी चल रहा है, तो जिसमें नासा एंड इसरो दोनों साथ में मर्ज होकर काम कर। तो ये भी एक खुद में बहुत बड़ी बात। पहले हमें बच्चों को पूछते थे या सब किसी को पूछते थे, नासा के बारे में सबको मालूम होता था, लेकिन इसरो के बारे में काफी कम लोग जानते थे। लेकिन अभी बच्चा बच्चा जानता है इसरो के बारे में कि कौन है इसरो, क्या करता है इसरो। तो अभी
वॉर फील्ड्स में इसरो के सैटेलाइट्स जो है हेल्प होते हैं। तो सबने उरी मूवी देखी, वहां पे कैसे सैटेलाइट ने काम किया। फिर और भी कई सारे मूवीज में दिखा चुके हैं कि सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, हमारे साइंटिस्ट ने किस तरह से मेहनत करके इस पर वर्कआउट किया। मंगलयान पिक्चर देखा सबने, तो मूवीज को देखकर भी काफी लोगों ने जाना कि भाई इसरो क्या है। जी जी, सही बात है। ये सब देख के इसरो के कुछ सालों से, पिछले एक दो दशक से इसरो के जो काम है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, और उसकी वजह से काफी लोगों को उस बारे में काफी कुछ पता चला है। जो जहाँ पे पहले लोगों को इसरो के बारे में पता ही नहीं होता था, वहाँ पे आजकल इंटरनेशनली इसरो का नाम काफी आगे बढ़ा है। सही बात है, और उसके बारे में उनके साथ काम करना डेफिनेटली आपके लिए एक प्राउड मोमेंट है, और मुझे तो आपके साथ बात करना वो भी एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट लग रहा है मुझे। अब अरे हम नहीं। हमारे अब हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं। टेल मी अबाउट द डिफिकल्ट टाइम दैट यू हैड एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व इट। आपके जिंदगी में, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई डिफिकल्ट टाइम आता ही है कभी ना कभी। तो आपका ऐसा डिफिकल्ट टाइम कौन सा था, और वो डिफिकल्टी से आप बाहर आने के लिए आपने क्या किया, और आप उससे क्या सीखे? आपको वो चैलेंज जो डिफिकल्टीज, लगा उससे आप क्या सीखे? देखिए डिफिकल्टीज शुरुआत होती है फेलियर्स से। तो फेलियर्स लाइफ में आना बहुत जरूरी है, और इन फेलियर्स अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो शायद आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। और जिसके लाइफ में फेलियर नहीं है तो शायद वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन में जीता है। मेरी लाइफ का सबसे पहला फेलियर, जैसे मेरे फादर जो है उनको ऐसा था कि मैं एक कहीं छोटा मोटा जॉब करूं। मैं दिन के 8 घंटे कहीं जॉब करके बस घर पे आऊं, और मैं सूरत में ही रहूं, सूरत के बाहर, क्योंकि मैं एक अकेला उनका सन था। तो लेकिन मेरे ड्रीम्स काफी आगे जा रहे थे और मैं उनको समझा नहीं पा रहा था। तो दे वांट मी टू डू लाइक आप डॉक्टर बनो, उनका ऐसा था। मेरे मदर का ऐसा था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरे फादर को ऐसा था कि मैं एक छोटा मोटा जॉब करके कहीं ना कहीं अपने घर पे रहूं। तो मदर चाहती थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं, एमबीबीएस करूं। तो और मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं। तो ये तीनों जोन को टैकल करते करते मैं जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड में आया, तो मैं इतना अपसेट हो चुका था क्योंकि मुझे कहीं से मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। सो आई सडनली फेल्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड, और मैंने एग्जाम में बैठकर कुछ लिखा ही नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मुझे करना था पहले डिप्लोमा, एंड देन मुझे करना था डिग्री, लेकिन मुझे 11th 12th साइंस पढ़ाया गया था जबरदस्ती। तो मैं 12th स्टैंडर्ड में आकर मैं फेल हो गया। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, आप फेल हो गए हो तो कैसे चलेगा, आपको 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके आपको एमबीबीएस में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है। और एक तरफ फादर कह रहे थे 11th 12th करके क्या करेंगे, आप जॉब करो नॉर्मल सा। तो इस सब जद्दोजहद में फिर से एग्जाम दिलाया गया, एंड आई अगेन फेल्ड। तो मैं 2 बार 12th स्टैंडर्ड में फेल हुआ। लेकिन फाइनली मैंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे क्या करना है, अब समझो। मैंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, मैंने कहीं से भी डिमोरलाइज नहीं हुआ। हाँ, मैं अपसेट था, और इसी अपसेट होने की वजह से मैं एग्जाम में फेल हुआ। लेकिन होता क्या है, कई बार बच्चे इतने अपसेट हो जाते हैं कि वो गलत कदम उठा लेते हैं। मैंने मेरे पेरेंट्स को समझाया कि मैं जब 2 बार फेल हुआ तो वो मुझे बिठाकर पूछे कि बेटा क्या हुआ, बता क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ को जीने दीजिए, और मैं जो आप कहोगे मैं करूंगा अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ। तो दे गिव मी द फुल फ्रीडम कि बेटा आपको जो करना है आप करो, हम आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे कि आप डॉक्टर बनो या आप ये जॉब करो या वो जॉब करो। लेकिन हाँ, हम आपको कुछ साल देंगे, आप हमें साबित करके बताओ कि आप जो करना चाहते हो वो आप अच्छे से कर सकते। देन आई अगेन गिव द एग्जाम, और मैं इस बार फाइनली मैं पास हुआ अच्छे मार्क्स से। एंड देन मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली,
एंड आफ्टर गेटिंग एग्जाम एडमिशन उस टाइम से मैंने जॉब भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं जॉब करूँ, तो मैंने जॉब शुरू कर दिया और मेरी पूरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाने लगा था इन शॉर्ट। सो धीरे धीरे इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स आने लगे, सबने अप्रिशिएट किए, तो पेरेंट्स को भी लगा कि कहीं ना कहीं हाँ कि जो बेटा कह रहा है वो सही कह रहा है, उसे आगे बढ़ने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमें पेरेंट्स को समझना पड़ता है, पेरेंट्स को समझाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि बच्चा क्या चाहता है। तो यहाँ से फेलियर शुरू हुआ, एंड देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटीज, आगे जाके बड़े अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन इनके सामने फेलियर्स भी काफी सारे हुए। मेरे कई डिजाइन फेलियर्स हुए, मेरे कई डिजाइन रिजेक्ट हुए, कई बड़े प्रोजेक्ट से मुझे निकाला गया, लेकिन मैं मेरा मेहनत करता गया। एंड आपको पीछे देखने का मौका नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेलियर हुए और आप रुक गए कहीं ना कहीं, तो आप एक्चुअली बहुत बड़े पोजीशन से निकल जाओगे। आपको अगर अपना एम कैच करना है तो आपको कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आपको टाइम नहीं देखना है कि ये टाइम निकल गया अब क्या होगा। तो आई थिंक अगर किसी ने जी तोड़ मेहनत किया तो वो सक्सेस तो होना ही है, और वो होगा ही, उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सक्सेस। जी, सो सक्सेस का फॉर्मूला वही है कि पैशन, परसिवियरेंस एंड परफॉर्मेंस उसके सिवा सक्सेस मिल ही नहीं सकता। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं कि व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू रेकमेंड अ न्यू कमर। कोई भी अगर नया बंदा इस फील्ड में आता है तो उसने पहले 3 चीजें क्या करनी चाहिए। कई कई बार किसी प्रोफेशनल फील्ड में ऐसा होता है कि अगर आप ये सर्टिफिकेशन लो तो आपके लिए अच्छा है, या अगर आप ये स्टेज तक पहुंच जाओ तो आपके लिए अच्छा है, या अगर आपको आगे की स्टेज पे जाना है तो आपको ये बाकी के सब नॉलेज भी गैदर करना है तो आपके लिए अच्छा है। तो वैसा ये फील्ड में आप कौन सी ऐसी 3 चीजें बच्चों को रेकमेंड करोगे कि जो अगर ये फील्ड में आते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ने के लिए कम से कम ये 3 चीजें उन्होंने करनी चाहिए। सबसे पहला नंबर 1, आपका जो पढ़ाई का बेस है उसे कंप्लीट करो। बिकॉज आपने अगर एक स्टेज 1 का पढ़ाई कंप्लीट किया है, लाइक डिप्लोमा, और जस्ट यू आर अ ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, तो बेसिकली यहाँ पर आपको उतना नॉलेज नहीं होगा कि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले या आप किसी प्लेटफॉर्म में टिको। क्योंकि आपने अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, लाइक आपने अगर मास्टर्स नहीं किए, आपने अगर डिग्री कंप्लीट नहीं की अपनी, तो क्या होगा, आपको नॉलेज लेवल आपको उतना नहीं रहेगा, और कोई भी आपको ओवरटेक कर सकता है। यानी कोई भी आपका जॉब जो है आपको आपसे छीन सकता है, आपको ओवरटेक करके आपको आपका ऑप्शन बन सकता है। तो अगर आपको आपका ऑप्शन नहीं बनने देना है तो सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जब पढ़ाई का टाइम होता है, कई बच्चे क्या करते हैं कि एक लिमिट के बाद क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई भी करें या हम जॉब भी करें, लेकिन दोनों साथ साथ करना इज नॉट, मतलब वो उतना प्रेफरेबल नहीं है। तो आई थिंक जॉब कुछ दिन के बाद हो सकती है, लेकिन पढ़ाई, आपका जो वो टाइम है, वो टाइम अगर एक बार निकल गया तो फिर उस टाइम का आपको वापस वो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद इतना बिजी शेड्यूल होना है कि अगर हम सोचें, देखिए पढ़ाई का तो वैसे कोई एंड नहीं है, आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम होता है, ये जो 10-15 साल का जोन होता है जहां पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो ये 10-15 साल के लिए आप उसको रेडी करना हो तो आपकी पढ़ाई आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप अधूरी पढ़ाई लेकर ये 10-15 साल के जोन में अगर आएंगे तो फिर क्या होगा, आपका 5 साल ऐसे ही बिगड़ जाएगा, और जब तक आपको समझ में आएगा तब तक वो टाइम निकल चुका होगा। जी, तो सबसे पहले तो पढ़ाई का, दूसरा आपका एम क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना किस साइड में। अगर आपका एम क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं। और स्पेशली अगर मैं मेरे जोन की बात करूं, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोनॉमर बनना है, तो यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको फोकस ये रखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। मेरे को कई बच्चे पूछते हैं कि हमें एस्ट्रोनॉट बनना है सर, तो हम लोग क्या करें। कई कई बच्चों को एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोनॉट के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। मैं एक स्कूल में गया था, तो वहां पर मुझे इंडिकेट किया गया कि हमारे बीच बैठे हैं एस्ट्रोनॉट प्रकाश सर।
तो मैंने वहाँ क्लियर किया कि सर ये एस्ट्रोनॉट नहीं, ये एस्ट्रोनॉमर कहते हैं सर। मुझे एक जगह पर इंडिकेट किया गया था कि ये एस्ट्रोलॉजर है, तो तब मुझे ये भी स्पेसिफाई करना पड़ा कि एस्ट्रोलॉजर इज डिफरेंट थिंग एंड एस्ट्रोनॉमर। तो ये ऐसे जोन में अभी भी कंफ्यूजन है। तो बच्चों को बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको बनना क्या है, क्योंकि फोकस नहीं होगा तो वो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे और आधे रास्ते में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टाइम। आपको अपने सेकेंडरी लेवल यानी 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड वाले लेवल से आपको अपना एम क्लियर करना पड़ेगा और उस एम के बेस पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे अब्रॉड में यानी बाहर के कंट्रीज में होता है कि भाई बच्चे जो है उनका एम पहले से क्लियर कर लिया जाता है स्कूलिंग लाइफ में और उसी एम के बेस पर उनको फोकस करके आगे पढ़ाया जाता है। इंडिया में इस तरह का जोन अभी धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, अभी नए एजुकेशन सिस्टम में मैंने देखा कि ये है इस तरह की चीज। तो बच्चों को अपना सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन जो है, जो जूनियर कॉलेज भी हम लोग कह सकते हैं, तो ये सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में ही बच्चों को अपना एम क्लियर करते रहना पड़ेगा और बच्चों को गाइडलाइंस लेनी पड़ेगी, काउंसलिंग करवा लेनी पड़ेगी कि उन्हें कौन सा जोन पसंद है। तो ये कुछ 3 ऐसे कंसेप्ट है जहां पर बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। एंड रादर देन सर्फिंग ओनली इनटू द गूगल, आप प्रैक्टिकल लोगों से बात करें ताकि आपको क्लियर हो सके कि कहाँ पर हमें आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना। जी, बहुत ही सही जवाब दिया आपने। काफी अच्छी तरह से पेरेंट्स का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं कि हु इज योर मोटिवेशन। आपका इस करियर में या इस करियर में आने के लिए आपका मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन कौन थे या आपका क्या मोटिवेशन था? एक ही नाम लूंगा मैं सर, कि कलाम सर, क्योंकि मैंने कलाम सर को देखकर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। एंड क्योंकि मेरा फोकस एक ही तरफ था और उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं हुआ करता था जब मैं स्कूलिंग लाइफ में था। उस टाइम पे इतना टीवी में इस तरह से नहीं दिखाया जाता था। दूरदर्शन में उस टाइम पे दिखाया जाता था कि भाई XYZ रॉकेट जो है प्रिपेयर किया गया, हमारे कंट्री ने, इसरो ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जिसमें लीड कर रहे हैं कलाम सर। तो उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त के परेड में जितने मिसाइल्स दिखाए जाते थे उसमें कलाम सर का नाम आता था। तो कहीं ना कहीं वो मेरे एक इंस्पिरेशन बन चुके थे। और जब तक हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए, उस टाइम पे मोबाइल आया था, तो मोबाइल में सर्चिंग करने का मौका मिला, कंप्यूटर में सर्चिंग करने का मौका मिला, तो उनसे मैं बहुत ही इंस्पायर्ड था। एंड मैं उनको फॉलो करता था पहले से ही, उनके लाइफस्टाइल को मैं फॉलो करता था, मैं उनके जीने के तरीके को मैं फॉलो करता था कि इतना बड़ा इंसान इतना सिंपल कैसे हो सकता है एंड इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। और वो जिस जगह से आए हैं, जिस तरीके से वो इतने तकलीफों से पढ़ाई करके आए हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें तो आज के डेट में उनसे तो बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज मिली और आज के डेट में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो मतलब माइंड ब्लोइंग फैसिलिटीज मिलती है। पहले से ही हाथों में बुक्स की जगह पर टैबलेट्स होते हैं, आईपैड्स होते हैं, पहले से घर में हर तरह की फैसिलिटी होती है, एसी रूम बैठ के पढ़ना होता है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो अगर कलाम सर जैसा व्यक्ति जो है ऐसे लेवल पर आ सकते हैं इतने तकलीफों के बाद, हमारे को ऐसे स्टेज पे लेकर आते हैं, तो हम क्यों नहीं। वो एक इंस्पिरेशन है और हमेशा रहे। कि उनके ऐसे कोई और व्यक्ति मैं कहीं ढूंढ पाऊंगा। जी जी, कलाम सर तो काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, मेरे लिए भी इंस्पिरेशन रहे। मेरा एक ऐसा ड्रीम था कि कभी मैं कलाम सर से पर्सनली मिलूं, लेकिन जिस दिन उनकी डेथ के बारे में मैंने सुना, मुझे काफी काफी दुख हुआ कि जैसे मेरे फैमिली से ही कोई इंसान अभी नहीं रहा। मैं इतने सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग बातें कर रहे थे, सब लोगों ने मुझे वही समझाया कि अरे वो तुम्हारे रिलेटिव नहीं है। बट देन मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत उनसे लगाव था। मुझे ऐसा लगता था, मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं कभी ना कभी एटलीस्ट उनसे एक बार मिलूं, एक बार उनसे बात हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ हुआ नहीं। हमारा अगला सवाल है आपसे कि इफ यू कुड चेंज वन थिंग इन योर फील्ड,
बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन व्हाट यू नो अबाउट, सो आप कौन सी ऐसी चीज को बदलना चाहेंगे? मैं इस फील्ड में आने के लिए जो ट्रैक है, मैं इसे बहुत सिंपल कर देता हूँ। क्योंकि आज की डेट की आज अगर मैं कहूँ मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स दिमाग में आते हैं, बहुत सारी चीजें, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक प्रिंसिपल हो, चाहे वो खुद एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोई व्यक्ति हो। तो आज की डेट में भी जैसे एक साइंटिस्ट बनना है तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि कैसे बने, हम इस तक कहाँ तक कैसे पहुंचे। तो मैं जो रूट लेवल है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं वहां पर चेंजेस लाना चाहूंगा। और वहां पर जो रूट मैप है इसको मैं इतना सिंपल करना चाहूंगा। मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसका ट्रैक बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमारे कंट्री में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कि ये बच्चे अगर इस वे पे आगे बढ़े तो आई थिंक हम लोग वर्ल्ड में सुपर पावर बन सकते हैं, और बहुत जल्दी। लेकिन इसका रूट में बहुत सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो सिस्टम को इस तरह डेवलप करना चाहूँ। सही कहा। मेरा भी यही मानना है कि अगर हमें कुछ हमारे देश में कुछ बदलाव लाना है तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ बदलाव लाने ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे हम भारतीय लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं। जब हम हमारे दूसरे देशों में जाते हैं, जब दूसरे देशों से जब हम जाकर आते हैं या वहाँ पर जाने के बाद में हमें पता चलता है कि वी इंडियंस आर लॉजिकली वेरी स्ट्रांग, इसीलिए बाकी कोई भी काम के लिए ज्यादा करके लॉजिकल कामों के लिए इंडियंस को चूज किया जाता है। फिर भी हम लोग सेकंड बेस्ट है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे स्किल्स या कहीं ना कहीं हमारे मैनेजरियल स्किल्स कम पड़ जाते हैं। और उसका कारण ज्यादातर अपने स्कूल सिस्टम में है। तो जो स्कूल सिस्टम जो स्कूल सिस्टम हम पे लादी गई थी, जो इतने सालों से लादी गई और जो जिसके बारे में हमें पता था कि काफी उसमें गड़बड़ है, फिर भी सुधारने की कोशिश नहीं की गई। अब भी ये मौका आया है हमें कि अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आई होप फॉर द बेस्ट कि अगली जनरेशन के लिए काफी अच्छा होने वाला है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यू करियर ऑप्शंस आप कुछ सजेस्ट कर सके स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या होंगे? बहुत सारे बच्चे हैं, स्टडीज बैचलर या मास्टर पे कंप्लीट करके आ सकता है। साइंटिस्ट देखिए, मैं हर हर क्लास से कहता हूँ, ऐसा है कि वो कोई काटा पेटी है या कोई इस तरह है जो मैं अगर डिजाइन, अगर मेरा डेजिग्नेशन था तो एक्चुअली मुझे भी बाद में पता चला मेरा डेजिग्नेशन मैंने तक पहले किया, बाद में मुझे मालूम पड़ा डेजिग्नेशन किस पड़ रहा है। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि एज अ डिजाइनर साइंटिस्ट नाम कैसे आया, मतलब डेजिग्नेशन कैसे। तो पता सर्च एंड डेवलप में जो लोग होते हैं, जो लोग कुछ का सब्जेक्ट पढ़ाई करके भी ऐसे जोन में आ जा सकता है और उनका डेजिग्नेशन साइंटिस्ट हो सकता है। जैसे अभी हम लोग कोरोना के टाइम पे हम लोग नई दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नई दवाइयाँ कौन बना रहा है? तो ये नई दवाइयाँ साइंटिस्ट बना रहे हैं, ये नई खोज कर रहे हैं, ये लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जोन्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तरह के जोन्स में अपॉर्चुनिटीज है, एम्पल ऑफ करियर सेगमेंट्स है। बच्चों को मैं कहूंगा कि आप लोग इसरो का वेबसाइट देखें। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इजी हो गया है, तो वेबसाइट में करियर ऑप्शंस अगर देखें तो इट्स वेरी ओपन एवरी मंथ। तो ये जोन जो है, जैसे मान लीजिए इसरो हो गया, तो इसरो के बहुत सारे जोन हैं। इसके अलावा डीआरडीओ के खुद के बहुत सारे जोन हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जोन है, आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे सर्च आउट कर सकते हैं। और इन सबके साथ साथ मिनिस्ट्री में खुद के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आए हुए हैं। तो आई थिंक एक बार अगर हम लोग गवर्नमेंट के इस फॉर्मेट को अगर स्टडी करें तो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगे बच्चों को। एंड आई थिंक उनको डाइवर्ट करना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी से हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अगर हम खुद नहीं डेवलप करेंगे तो आई डोंट थिंक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सही है, सही कहा। हर एक पर्सन ने अपने लिए और दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना जरूरी है। अगर जब तक हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पे पड़े रहेंगे, कि दूसरों से उम्मीद लगाए रखेंगे कि अरे कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। सही कहा। हमारा आपसे डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। आपने काफी सारी जानकारी दी, काफी सारी, मेरा ख्याल है कि काफी स्टूडेंट्स को इस बारे में काफी कुछ, उनके जो सवाल थे वो काफी क्लियर हो चुके होंगे, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के। और अगर मुझे लगता है कि अगर इसके बाद में भी अगर स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के कुछ सवाल है तो वो हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड हम वो सर से पूछ के उसके बारे में बता सकेंगे। सर, आपने आपके इतने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे श्रोताओं को समय दिया, उनके उनके साथ आपकी जर्नी आपने शेयर की, आपकी जर्नी के बारे में काफी आपने बातें बताई, इस फील्ड के बारे में काफी आपने बातें बताई। काफी सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोग निग्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें आपने काफी क्लैरिटी लाई कि हाँ, हम लोग ये भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया, और आपकी वजह से हमें काफी जानकारी मिली। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सूरत एस्ट्रोनॉमी क्लब और स्मार्ट आपका जो लर्नर स्मार्ट फन क्लब है, एक्टिविटी सेंटर। हम लोग मर्ज हुए, या एक्टिविटी सेंटर जो है, तो हम लोग मर्ज हुए हैं। तो बच्चों के लिए, सबके लिए नेशनल प्लेटफॉर्म पर अब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। तो वो हमारे साथ जुड़े सारे बच्चे, एंड आई थिंक जुड़कर हम लोग बहुत अच्छे से उनको और अच्छा नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं। तो जी मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुड़े हमारे साथ एंड नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे जी जी बढ़े। जी। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अच्छा लगा, अपने नॉलेज को थोड़ा बहुत शेयर करने के लिए मुझे अच्छा लगा आपके साथ। एंड सारे बच्चों को और सब ऑडियंस को शायद इस बातचीत के बाद कुछ ना कुछ गेन भी हुआ होगा, आई थिंक। जी जी, सही कहा। हमारे श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी और करियर के बारे में जानकारी चाहिए, जो जिसके बारे में आपको किसी एक्सपर्ट से राय चाहिए, या जिसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो उस बारे में हमें प्लीज कमेंट्स में लिखिए। तो हम हमारे अगले एपिसोड्स में ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम हमारे अगले प्रोग्राम्स के वक्त ऐसे ही किसी एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बातचीत हो, जिसकी वजह से आप और हम काफी कुछ सीख सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।